Hello guys, good morning to all of you. This is Maggie Raj here and now we are going to get discuss about the explanation of forced oscillation. तो साथियों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि प्रणोदित दोलन क्या होते हैं और इसके साथ ही हम इनके रेजोनेंस कंडीशन अर्थात अनुनाद की स्थिति भी गणना करेंगे। तो देखते हैं कि ये फोर्स्ड ऑसिलेशन यानी प्रणोदित दोलन क्या होते हैं। देखिए प्रणोदित दोलन क्या है कि जब कोई कंपनकारी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगाते हैं जिसकी आवृत्ति वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति से भिन्न है। ध्यान रखिएगा कि जब किसी कंपनकारी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगाते हैं जिसकी आवृत्ति वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति से अलग है, यानी वस्तु की आवृत्ति अलग है और जो हमने बाह्य बल लगाया उसकी आवृत्ति अलग है, तो पहले तो वस्तुएं भिन्न भिन्न आवृत्तियों से दोलन करती हैं, लेकिन कुछ समय बाद दूसरी वस्तु जो थी वो पहली यानी बाह्य बल की आवृत्ति के वस्तु की आवृत्ति जो है बाह्य बल की आवृत्ति के बराबर हो जाएगी, यानी वस्तु जो है बाह्य बल आवृत्ति से ही दोलन करने लगती है। तो किसी वस्तु का इस तरह से बाह्य बल लगा करके बाह्य बल आवृत्ति से दोलन कराना प्रणोदित दोलन कहलाते हैं, फोर्स्ड ऑसिलेशन कहलाते हैं। ठीक है ना, यानी जैसे कोई वस्तु है वो दोलन कर रही है, उसकी अपनी कुछ वास्तविक आवृत्ति है, हमने क्या किया कि उसमें बल लगाना शुरू कर दिया, तो इसकी आवृत्ति अलग थी, बल के द्वारा जो आवृत्ति थी और वस्तु की आवृत्ति अलग थी। लेकिन कुछ समय बाद ये वस्तु जो थी इस बाह्य बल द्वारा जो आवृत्ति थी दोनों के ही समान आवृत्ति यानी बाह्य बल की आवृत्ति से दोलन करने लगती है। तो ऐसे दोलन यानी जब कोई वस्तु किसी बाह्य बल के द्वारा जब बाह्य आवर्त बल के सापेक्ष में यानी बाह्य आवर्त बल जो हमने लगाया उसकी जो आवृत्ति से उससे दोलन करना शुरू कर देती है, ऐसे दोलनों को प्रणोदित दोलन कहते हैं। देखिएगा कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये कोई छड़ है एक्स वाई और इसमें दो दोलनकारी पी और क्यू इस तरीके से अपनी अलग अलग आवृत्तियों से दोलन कर रहे हैं, इनकी अलग अलग लंबाइयां हैं। लेकिन जैसे ही मान लेते हैं हम क्यू को कोई बाह्य बल दिया तो पहले तो पी और क्यू अलग अलग आवृत्तियों से दोलन कर रहे थे, लेकिन कुछ देर बाद क्यू जो है पी की यानी ये जो पी वस्तु थी दोलक था ये क्यू की ही आवृत्ति से दोलन करने लगेगा। तो इस तरीके से इसमें जो बाह्य बल लगा करके हमने इसको दोलन कराया वो क्या हो जाएगा, प्रणोदित दोलन हो जाएगा। तो इस स्थिति में हम देखते हैं कि ये जो बाह्य बल लगाया बाह्य बल ये कुछ इस फॉर्म में है F = F0 cos ओमेगा t, ठीक है ना, ओमेगा dt ऐसे लिख सकते हैं हम। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या बल कार्य करेंगे, जहाँ हम लिख सकते हैं F = F प्रत्यानयन बल भी होगा, ठीक है, अवमंदक बल भी होगा और ये परिणामी बल ये जो है बाह्य बल एक्सटर्नल फोर्स भी होगा, ऐसे। तो जहां Fr की वैल्यू हमने पीछे निकाली है -kx, Fd की वैल्यू क्या थी -bv यानी -dx/dt और Fe की वैल्यू आपने लिखी हुई है F0 cos ओमेगा dt। ये तीनों मान समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण 1 से। तो ये हो जाएगा F = -kx -b dx/dt प्लस F0 cos ओमेगा dt। तो ये आ जाएगा इसकी वैल्यू m d2x/dt²। इसको इधर ले आइए, इसको भी इधर कर दीजिए = F0 cos ओमेगा dt, ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ से जो आयाम का मान आएगा अतः a जो आएगा उसका मान होगा F0/√m² ओमेगा² -ओमेगा d² प्लस ओमेगा dv होल²। ये आयाम होगा तथा कालांतर का मान अगर देखें तो -b0/ओमेगा dx
नॉट कह सकते हैं आप इसको, इस तरीके से ये प्राप्त होगा। तो ये मान यहाँ पर बिना सॉल्व किए ही नोट किए गए हैं, आप इनको ऐसे एज इट इज नोट कर सकते हैं, क्योंकि इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा डिटेल हो जाता है, इसलिए आप इसको डायरेक्ट याद करिए। आयाम का मान इतना होगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि अनुनाद की स्थिति, अनुनाद की स्थिति के लिए क्या होगा कि जब बाह्य बल की आवृत्ति उसकी स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो जाएगी तो वो अनुनाद की स्थिति हो जाएगी। तो जब ओमेगा इक्वल टू ओमेगा डी हो जाए तो क्या होगा, देखिएगा, तो ए का मान हो जाएगा एफ नॉट अपॉन ये पद 0 हो जाएगा प्लस ओमेगा डी बी होल स्क्वायर। तो ए इक्वल टू एफ नॉट अपॉन ओमेगा डी बी इतना आ जाएगा, ठीक है ना। और दूसरी स्थिति के लिए यहाँ पर जब ओमेगा डी बी ये पद 0 हो तो ए की वैल्यू आ जाएगी एफ नॉट अपॉन अंडर रूट एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा डी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 0। तो ये आ जाएगा ए इक्वल टू एफ नॉट अपॉन एम ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा डी स्क्वायर इतना आ जाएगा। इसको हम मान लेते हैं A1 है और इस स्थिति के लिए इसको मान लेते हैं A2 है। तो अब अगर हम इसकी अनुनादी आवृत्ति ओमेगा डी और आयाम पे वक्र खींचेंगे तो ये कुछ इस तरीके की स्थिति प्राप्त होगी, देखिएगा। ऐसे ये मोड़ी आवृत्ति है और ये आयाम है। तो ध्यान रखिएगा कि अनुनाद की स्थिति में यहाँ पर ये शून्य अवमंदक की स्थिति होगी और ये अनुनाद की स्थिति होगी, अनुनादी स्थिति। तो यहाँ पर ये जो आएगी ओमेगा डी और आयाम के बीच में वक्र प्राप्त होगा, ठीक है ना। और इस तरीके से हम ओमेगा डी और आयाम के बीच में वक्र खींच पाएंगे और ये कह सकते हैं कि यहाँ पर कम अवमंदन हो पाएंगे और यहाँ सबसे अधिक अवमंदन होंगे, अधिक अवमंदन, ध्यान रखिएगा। तो ये इसके बीच में अनुनादी स्थिति के लिए विशेष वक्र भी प्राप्त हो जाएगा, ओके।